अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, और ये केस निहायत अहमियत का हामिल है। और अब इसमें लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, उससे अब वाज़े तौर पर ये लगता है कि काज़ी साहब अक्सरियत अपनी खो बैठे हैं। मैं आपके सामने रखता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में बदकिस्मती से अब तक समझा ये जा रहा था कि दो ग्रुप्स हैं। एक को काजी फ़ायज़ ईसा ग्रुप कहा जाता है और दूसरे को बंदियाल ग्रुप कहा जाता है। जस्टिस बंदियाल साहब इस वक्त नहीं हैं, तो उनके जो ग्रुप के लोग जिनको तसव्वुर किया जाता है कि ये बंदियाल ग्रुप के जज साहिबान हैं, उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, और इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह भी उसी ग्रुप में खड़े हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम काजी फ़ायज़ ईसा ग्रुप की बात करें, तो उसमें पहले नंबर पर तो वो ख़ुद हैं, और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं, और तीसरे जज इनके साथ जस्टिस इरफ़ान सादत ख़ान हैं, और चौथे नईम अख्तर अफ़गान हैं। और इसी तरह से तीन जज इसी ग्रुप में पहले उनको समझा जाता था, जिनमें से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी शामिल थे। ये इस केस से, मखसूस नशिस्तों के केस से पहले की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ग्रुप में 7 या 8 लोग थे और उधर 5 लोग थे। मगर अब इसमें से 4 जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है उनका माजी में तो ताल्लुक़ काजी फ़ायज़ ईसा ग्रुप से था, मगर अब वो बंदियाल ग्रुप की तरफ उनका जो रिमार्क्स हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनके करीब दिखाई देते हैं बंदियाल ग्रुप के। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अब तक की सुप्रीम कोर्ट में जो समाअतें हुई हैं उनमें जो रिमार्क्स सामने आए हैं, उनकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ, और ये मेरा तज्ज़िया है। ये गलत भी हो सकता है, ये करीब तरीन भी हो सकता है, और ये एज़ इट इज़ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे पेशगी ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा तज्ज़िया है इसमें। अब इसमें जो ये मैं 4 जजेस की बात कर रहा हूँ, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, ये 4 जस्टिस साहिबान जो हैं ये स्विंग हैं, यानी ये किसी भी साइड पर जा सकते हैं। तो अगर इनको फ़िलहाल हम स्विंग में रखें, तो काजी साहब के ग्रुप में 4 हैं, यानी उनके हिमायती। उसमें मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, आपको बताता चलूँ कि जस्टिस इरफ़ान सादत ख़ान, जिनको कराची हाई कोर्ट से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, उन्हें काजी जस्टिस फ़ायज़ ईसा से पहले कोई भी जस्टिस साहब यहाँ से नहीं ले जा सका। और इनसे जो जूनियर जजेस थे 3 कराची हाई कोर्ट से, उनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, इनको पहले ले जाया गया। यानी ये वो जस्टिस साहिबान थे जो सीनियर ना होते हुए भी इन्हें जस्टिस इरफ़ान सादत ख़ान से पहले एलिवेट करके इस्लामाबाद ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट। अब जस्टिस इरफ़ान सादत ख़ान साहब को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एलिवेट करके ऊपर ले गए हैं, तो इसलिए भी लगता है कि इरफ़ान सादत ख़ान
اسی گروپ میں رہیں گے، اور ان کے ریمارکس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ یہ اسی طرف رہیں گے۔ امین الدین خان صاحب کے بھی ریمارکس ایسے ہیں کہ وہ قاضی صاحب سے زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ باقی جو یہ 4 ججز کا میں نے ذکر کیا جو سوئنگ ہیں، ان کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 جسٹس صاحبان یہ نہیں کہتے کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بطور مال غنیمت دوسری جماعتوں کو ملنی چاہیے، یہ اس چیز کے سخت مخالف ہیں۔ اب تک کہ جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، ان ریمارکس سے یہ بات واضح ہے کہ یہ جو 4 جسٹس صاحبان ہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں بھی دی جاتی مگر یہ دوسری جماعتوں کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ ان کے سیٹوں کے تناسب کے ذریعے سے بانٹی جاتی ہیں۔ جس جماعت نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اسی تناسب سے انہیں ملیں گی، یعنی یہ اس کے شدید مخالف ہیں کہ تحریک انصاف کی سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دی جائیں۔ اس لیے ان 4 جسٹس صاحبان کا اب جو نظریہ ہے، جو ریمارکس ہیں، جو خیالات ہیں، وہ جسٹس بندیال گروپ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس طرح سے یہ صورتحال واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب تک کی، کیونکہ پیر کو اس کیس کی سماعت ہے اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو قاضی گروپ کے 4 جسٹس صاحبان ہیں یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی فل راستہ دے رہے ہیں، جس طرح سے قاضی صاحب خود ان کی وکالت کرنے آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی۔ اور آپ یاد رکھیے کہ قاضی صاحب نے ایک مرتبہ بھی الیکشن کمیشن کے وکیل سے نہیں کہا کہ میرے 13 جنوری کے آرڈر کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا، اس کی تشریح صحیح نہیں کی الیکشن کمیشن نے، اور یہ الیکشن کمیشن کا بھی کہیں فالٹ ہے کہ اس فیصلے میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ تحریک انصاف کو بطور پارٹی ہی تصور نہ کیا جائے۔ ان کا تو یہ بھی کہنا تھا قاضی صاحب کا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ آزاد ہوں گے تو تب بھی آزاد اراکین کو بھی جو پی ٹی آئی سے ہیں انہیں بلے کا نشان دے دیا جائے گا، مگر تمام دوسرے ججز صاحبان یہ فرما رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے اور اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کی سزا تحریک انصاف اور ووٹرز کو کیوں دی گئی، مگر قاضی صاحب نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کہا۔ بلکہ کوئی بھی جج صاحب اگر الیکشن کمیشن کے وکیل سے کوئی سوال کرتا ہے تو قاضی صاحب اسے ریسکیو کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سے بدتمیزی بھی کی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے بھی بدتمیزی کی۔ اس طرح سے کوئی وکیل نہیں کرتا سپریم کورٹ میں، مگر چونکہ الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے قاضی صاحب کی مکمل سپورٹ ہے، اس لیے وہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ اب دوسری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو قاضی صاحب کا گروپ ہے، یعنی جس میں جسٹس امین الدین خان ہیں، جس میں جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، اور اس میں جو ہے نا جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا۔ اس گروپ میں چیف جسٹس بننے کے چانسز نہیں ہیں، جبکہ جو بندیال گروپ ہے ان کے چیف جسٹس بننے کے چانسز ہیں، چونکہ قاضی صاحب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے، اور جسٹس منصور کے بعد جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس بننا ہے۔ اسی طرح سے جسٹس شاہد وحید، جسٹس عائشہ ملک نے بھی چیف جسٹس پاکستان بننا ہے۔ اب یہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر قاضی صاحب مخصوص نشستوں کا فیصلہ
उन्हीं जमातों के हक में देते हैं कि भाई ये सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को सही मिली हैं, तो उससे ये होगा कि काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, और उस अक्सरियत से वो जो चाहेगी आइन में तरामीम करेगी और अपनी मर्ज़ी की तरामीम करके वो अपनी हुकूमत को भी टूल देगी और काजी साहब को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। और दूसरी तरफ जो जस्टिस बंदियाल ग्रुप है, उसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनकी कोशिश ये भी होगी कि एक तो वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, दूसरी बात ये है कि उनका भी हक मारा जाएगा यहाँ। अगर काजी साहब 3 साल के लिए एक्सटेंशन ले लेते हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकते। अब यहाँ ये चीज़ भी चल रही है। तो बहरहाल अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसके मुताबिक तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत खो बैठे हैं। और मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अगर काजी साहब को मालूम होता कि अक्सरियत काजी साहब के पास मौजूद है, तो काजी साहब इस केस का फ़ैसला 2 दिन पहले ही सुना देते। उनको पता चल चुका था कि जिस तरह से जजेस साहिबान ताबड़तोड़ सवालात कर रहे थे और वो बार बार रिमार्क्स दे रहे थे कि हमें वो शिक बताएं, इलेक्शन कमीशन के वकील से वो पूछे जा रहे थे कि आप हमें वो शिक बताएं जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को आज़ाद डिक्लेयर करके उन्हें अलग अलग निशानात दिए। जजेस साहिबान का कहना था कि आप हमें वो एक शिक दिखा दें, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के वकील की ढिठाई काबिल दीद थी कि वो जिस सवाल को स्किप करना चाहते थे, जिस सवाल का वो जवाब उनके पास नहीं होता था या उन्होंने देना नहीं होता था, तो वो उसे स्किप कर देते थे और कहते थे कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। और काजी साहब भी उसे बचाने के लिए फ़ौरन आ जाते थे कि आप अगले सवाल का जवाब दें, आप आएँ, आप बात अपनी जारी रखें, इसको आप छोड़ें, ये आप नोट कर लें ये सवाल, और इसका जवाब फिर आप बाद में दें। तो बाद में किसने देखा है? आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए जो कहा जाता है। तो जो वक्त गुजर गया जिस सवाल के जवाब का, वो फिर बाद में कोई नहीं दिया जाता। तो इस तरह की सूरत हाल है, और ये मैंने आपके सामने अब तक की सूरत हाल रखी है कि काजी साहब यहाँ पर एक्सपोज भी हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर कि उनका क्या किरदार है और वो किस तरह से चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद रगड़ा लगाया जाए। और यहाँ तक मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पिछली समात में काजी साहब ने फरमाया कि अच्छा इसका रिव्यू भी लगा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लगा हुआ है, नज़र षानी लगी हुई है, और काजी साहब को उसका पता ही नहीं है। एक तो काजी साहब सब कुछ देखते भालते हुए, जानते बूझते हुए, समझते हुए, फिर वो भोले बन जाते हैं कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है जी, अच्छा ये भी हुआ था। तो इस तरह की सूरत हाल है। और अब मेरा कहना ये है, जो मेरी नाक़िस राय है उसमें यही है कि अब काजी साहब इस वक्त तक, परसों क्या होता है वो अल्लाह जानता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही है कि काजी साहब अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं और ज़्यादातर जजेस आइन कानून के साथ खड़े हैं। और जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स आपके सामने हैं। उन्होंने कई मरतबा कहा कि हमें पूरा सच बोलना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म जबर हो रहा था वो सबको पता है, और लेवल प्लेइंग फील्ड की भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में ही है, मगर उसे लगाया नहीं जा रहा। तो अब देखते हैं पीर को क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।